बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज जैफाबाद और जो है वो आज हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 6 जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा सा शो करूं, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 के अंदर सना लिमिटेड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, जिसके अंदर 36,000 का जो है वो हमें नेट इनकम हुई थी। फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई थी, जिसका नेगेटिव बैलेंस आया था। आज जो है हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को भी, और इसकी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो है वो आप लोग सबसे पहले कंपनी की हेडिंग, नाम वगैरह ये सारी चीजें लिखेंगे। पहले हम हेडिंग दे देते हैं। कंपनी का नाम था सना लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सना लिमिटेड। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, फिर उसके बाद एज ऑन December 31st 2004, 2004 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब सबसे पहले मेन हेडिंग जो आएगी वो आएगी शेयर होल्डर इक्विटी की। अब शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर आप लोग क्या लिखोगे? शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर आप लोग सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखोगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि शुरू में आपको बता रहे थे कि सना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख शेयर्स, 50 लाख, 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 पार, यानी कि आपको ऑथराइज कैपिटल बता दिया, रजिस्टर्ड कैपिटल बता दिया। तो अब सबसे पहले आप इसको मेंशन करेंगे, ऑथराइज कैपिटल। और ऑथराइज कैपिटल इन्होंने आपको कितना दे दिया है? 5 लाख शेयर्स है, यानी कि अमाउंट जो है 50 लाख बनेगा, 5 मिलियन बनेगा। या 5 लाख को हमने मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर किससे किया है? 10 से किया है। तो ये हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? ऑथराइज कैपिटल लिख दिया। ऑथराइज कैपिटल के बाद आप लोग लिखोगे शेयर कैपिटल, जो आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और शेयर कैपिटल जो है वो पेड अप कैपिटल या शेयर कैपिटल एक ही बात होती है। 18 लाख से हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो ये मैंने 18 लाख लिख दिया। फिर उसके बाद आप लोग रिजर्व वगैरह और रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखोगे। रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिख देता हूं मैं। अब रिटेन अर्निंग का बैलेंस हम रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट से लेंगे, और रिटेन अर्निंग की जो स्टेटमेंट थी उससे अगर आप यहाँ पर चेक करो, जो आपका बैलेंस आया था वो 2600 आया था, और वो नेगेटिव बैलेंस था। अब जब बच्चों ये नेगेटिव बैलेंस है, तो आप रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी यहाँ पर 2600 नेगेटिव लिखोगे, माइनस में लिखोगे, और जब टोटल कर रहे होगे तो माइनस करोगे। रिटेन अर्निंग का कैपिटल लिख दिया, देन फिर उसके बाद आप रिजर्व लिखेंगे। रिजर्व हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में, जैसा कि आपको याद हो, एडजस्टमेंट के अंदर रिजर्व फॉर इनकम टैक्स दिया था और रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज दिया था। ये दो रिजर्व थे। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, इसको लिखोगे आप, और रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी जो है वो हमें इन्होंने 80,000 रुपये दिया था क्वेश्चन के अंदर। और रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 10% था नेट इनकम का,
वो हमने निकाला भी था यहाँ पर, अगर आप देखो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर 3600, तो ये हमने निकाला था, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 3600। फिर उसके बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग दोगे वो दोगे टोटल आपकी ये शेयर होल्डर इक्विटी तो हो गई। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो अब मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा करंट लायबिलिटीज की तरफ, कि हमें क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज कौन सी दी हुई है। अब करंट लायबिलिटीज देखते हैं। करंट लायबिलिटीज में जैसा कि हमारे पास एक लायबिलिटी एडजस्टमेंट के अंदर ही आप देख लो, सैलरीज अनपेड थी। अनपेड यानी कि पेएबल होती हैं, तो या एक्रूड सैलरीज, सैलरीज अनपेड, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। अनपेड एक्रूड अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए, ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है। अनपेड सैलरीज लिखूंगा, कितने से, 10,000 से। एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ये भी अगेन एक्रूड किसी एक्सपेंस के साथ लग जाए तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी होती है। एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, वो आपकी कितनी हो गई, 5,000 से। इसके अलावा देखो डिविडेंड, डिविडेंड दिया हुआ था 10% पेड अप कैपिटल का, तो आप ये भी लेके जाओगे। डिविडेंड पेएबल के नाम से। हाँ, अगर वो कहता है डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड, तो फिर नहीं लेके जाता, क्योंकि फिर पे कर दिया ना। तो 10% पेड अप कैपिटल का हमने डिविडेंड भी निकाला था। यहाँ पर अगर आप देखो तो 1,80,000 आ रहा था स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में। तो ये हम अपनी करंट लायबिलिटीज भी ले गए। इसके अलावा ऊपर चेक कर लेंगे, ऊपर कोई करंट लायबिलिटी छोड़ तो नहीं दी हमने। अगर आप ऊपर देखो तो आपके पास अकाउंट पेएबल एक करंट लायबिलिटी है, इसको शो करोगे 1,45,000 से। ठीक है, अब आप सबका टोटल कर लोगे, तो ये आपके पास टोटल इक्विटी आ जाएगी। अब टोटल आप ऊपर से टोटल करना शुरू करोगे शेयर कैपिटल से। अथराइज कैपिटल को मत लिखना, बाकी सबको रिटेन अर्निंग को माइनस करना है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस था। तो अब आप इसका टोटल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22,21,000। अब आ जाएंगे आप नेक्स्ट अपने एसेट्स वाली साइड पे। एसेट वाली साइड पे आप सबसे पहले फिक्स एसेट्स लिखोगे। अब फिक्स एसेट्स आप देखेंगे कि आपके पास फिक्स एसेट कौन कौन से हैं। फिक्स एसेट्स में आपके पास अगर आप चेक करें, यहाँ पर दो फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, एक है बिल्डिंग और एक है फर्नीचर। तो इन दोनों एसेट्स को लेके जाओगे। पहले मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ बिल्डिंग को। बिल्डिंग का अमाउंट हमें जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 18 लाख से। इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है हमने इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन भी निकाला था इसका। तो लेस कर दूंगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो हमने इसका जो लिया था, वो कैलकुलेशन भी की थी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग का जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था वो हमने निकाला था 36,000। ये अलग से सेपरेटली हमने
इसकी कैलकुलेशन भी शो की थी। तो 36,000 से इसका डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे, ये माइनस करेंगे, फिर इसको आगे रिपोर्ट करेंगे। 17,64,000। सेम इसी तरीके से ट्रीटमेंट फर्नीचर का भी होगा। फर्नीचर का अमाउंट इन्होंने जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 50,000, और फिर आप इसमें से लेस कर दोगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का भी हमने 10,000 निकाला, अगर आप देख लें ऊपर, तो ये 40,000 से रिपोर्ट होगा। तो ये तो बच्चों हमारे क्या हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए। अब हम आएंगे अपने करंट एसेट्स वाली साइड पे। अब करंट एसेट देखते हैं कि करंट एसेट हमारे पास कौन कौन से। कैश, कैश है, इसको तो सबसे एंड में रिपोर्ट करना है। अकाउंट रिसीवेबल है, इसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग वाली जाएगी, नीचे वाली। तो चलिए अब हम अपने करंट एसेट्स को रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, मेरी एक नजर पड़ रही है यहाँ पर, 1/5 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, और प्रीपेड आपका एक करंट एसेट होता है। तो सबसे पहले मैं प्रीपेड इंश्योरेंस ले जाता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1/5 हमने निकाला था ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट के लिए भी, जो हमने माइनस करवाया था। यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट ले जाएंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2,000 से, माइनस नहीं करवाना कुछ भी क्योंकि प्रीपेड हमें चाहिए। फिर उसके 1/5 निकालोगे ऊपर तो फिर आपका आ जाएगा। उसके बाद जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेके जाएंगे आप, एंडिंग वाली। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, और वो जो इन्होंने नीचे एडजस्टमेंट में दी है 1,40,000, उससे रिपोर्ट करूंगा। उसके अलावा जो है अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट होगा, बैड डेट्स तो कोई है नहीं, तो डायरेक्टली रिपोर्ट हो जाएगा ये। 1,55,000 से, अगर बैड डेट्स होता तो वो माइनस करवाता। और कैश को रिपोर्ट कर देंगे, कैश भैया हमारा है 1,20,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है। तो एसेट का भी टोटल हमारे पास 22,21,000 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स। अब इसके अलावा हम इसकी और भी लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला जो है वो रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप लोगों के लिए। लेकिन इससे ये है कि अब आप लोग भी जो है वो, क्योंकि इसके 6 लेक्चर्स तो हो गए, अब आप लोग भी जो है वो इसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो ट्राई करना शुरू करो, और कोशिश करो, सीखो। जो नहीं समझ में आ रही, जो एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही, वो आप मुझसे पूछ लो कि सर इसको हमने ऐड करना है कि लेस करना है। ठीक है, अब आप खुद से भी ट्राई करना शुरू करें ताकि जल्द अज जल्द ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब कुछ और लेक्चर्स इसके इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करेंगे और फिर इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।